गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलो और बताओ बेटा, कैसे क्या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हम लोगों ने। कुछ बच्चों ने तो सेंड भी किए क्वेश्चंस सर वगैरह। फिजिक्स पढ़ रहे थे सर, चैप्टर 2। अच्छा, और बच्चे? अरे कोई तो बोलो, क्वेश्चंस वगैरह ट्राई नहीं किए क्या? हम्म। व्योम, साक्षी, शिका। सर ये भेज दिए ना। हाँ, आपने तो भेज दिए बेटा। पीयूष, रितेश, यशस्वी कुछ कर रहे हैं ट्राई? बस सर क्लास ले लेते उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं तो ये भी नहीं बोलते, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम आगे पढ़ना। चलिए बेटू, बेटा पिछली क्लास में हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा था, आज फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना शुरू करेंगे। एंड ढंग से देखोगे बेटा तो जीरो ऑर्डर का जो एनालिसिस है उसी तरह से एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर का एनालिसिस होगा। तो क्विकली देखते हैं यहाँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में, और हमारे मेजर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही से बनते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम से ही पता है क्या होगा, बट हम क्विकली बेटू एनालिसिस करेंगे। फिर से मैं थोड़ा दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ इसे, कि एक तरफ हम हाफ लाइफ वगैरह लिख लेंगे यहाँ। तो लेट से अगेन, लेट अस टेक ए एग्जांपल, जहाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ए कोई रिएक्टेंट था जिससे प्रोडक्ट बनता है पी। टी इक्वल टू जीरो पे बेटा मान लो इसकी वैल्यू है ए, जो कि ए नोट भी बोला हुआ था हमने थोड़े टाइम पहले, प्रीवियस बार ए नोट भी बोला था। सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो टाइम, और ये जीरो होगा टी इक्वल टू जीरो पे बेटा, ऑब्वियस है। किसी टाइम टी पर मान लो ये एक्स टूट जाता है, सो आई कैन राइट इट ए टाइम टी इक्वल टू ए माइनस एक्स, और ये एक्स बन जाता है। बस ऐसे ही ध्यान रखो, दोनों टर्म्स में हम आंसर्स लिखेंगे और कुछ नहीं है। तो देखो बेटू यहां से हम क्या लिखते हैं, समझना अच्छे से। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकता हूं, मान लो इसका रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैन आई राइट रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर वन। सोचो एक बार जरा और देखो क्या ये सही लिखा क्या मैं। इज इट करेक्ट बेटा, सही है ये? यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आ रही है और सब बच्चे तो बोल पा रहे हैं। चेक कर बेटा आपके उसकी आवाज, माइक्रोफोन या। सर आप ऑडिबल हो। हाँ हाँ बेटा। तो बेटो एक बार ये हो गया, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने वन लिख दिया यहाँ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। अब बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो सर एनालिसिस करना है इसका। तो देखो बेटू कैसे करेंगे, ए वालों को एक तरफ ले आओ कंसंट्रेशन वालों को, और बाकी को दूसरे तरफ ले जाओ। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे अच्छे से देखना बेटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू, यहां माइनस का साइन है, के डी टी। अब बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जैसा पिछली बार किया था, जब टाइम जीरो है तब कंसंट्रेशन है ए नोट, और जब टाइम की वैल्यू टी हो जाती है तब कंसंट्रेशन हो जाती है ए। क्लियर? सोच लो।
यहाँ तक बेटा किसी को भी किसी स्टेप में यस दिक्कत सर। है तो मैं वापस रिपीट करूँ? क्या हमें क्लियर है ये सब? गुड बेटा, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज काम आएगी जो आपको पुराने नॉलेज से आनी चाहिए, या नहीं भी आती तो बेटा याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा ln x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो यहां से बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन a क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा बेटा ln ऑफ a। और माइनस तो ऐसा का ऐसा है ही, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? सॉरी, लिमिट लग जाएगी a0 से at तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt ऑलरेडी देख चुके, दिस इज kt, लिमिट 0 से t। बेटा ये चीज याद रखनी पड़ेगी तभी यहां पहुंचोगे। जैसे पिछली बार आपको बताया था फॉर्मूला कौन सा, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x या dt का हो जाएगा t, वैसे ही। तो अब लिमिट्स रख दो यहाँ पे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ ln, पहले एक ही जगह आ जाएगी 80 माइनस ln a0 इज इक्वल टू के, टी की जगह 0 और t रखूंगा तो केवल t बच जाएगा। ठीक है, गुड। अब देखो बेटा, यहां से माइनस में अंदर लेके जा रहा हूं, अगेन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज बन जाएगी, देखना जरा, ln ऑफ a0 माइनस ln ऑफ a8 टाइम t इज इक्वल टू kt। दिस इज द फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे बन के आ रहा है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो बेटा यहाँ पे log की कुछ प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है। मुझे पता नहीं आपको आती भी होगी कुछ कुछ बच्चों को। बेटा log क्या होता है, ये जो log हम लिखते हैं तो ध्यान से देखना है हमें, इसको अभी log में बदलेंगे ln को, चिंता मत करो, तो सब जगह log आ जाएगा। लॉगरिथम क्या बेटा? 9th क्लास में पढ़े थे। अच्छा पढ़ा था क्या कभी? कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लो बेटा। तो log, हम कोई भी नंबर होता है बेटा, तो log का यदि बेस और पावर सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। log का बेस कुछ भी हो, यदि यहां पे 1 हो तो ये हमेशा 0 होता है बेटा। log के साथ यदि m इंटू n लिखा हुआ है, log के अंदर बेटा दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन यदि हम लिखे, सो दिस कैन बी रिटन एज log m प्लस log n। ठीक है बेटा, इसको n मान लो। इसी तरह बेटा log के अंदर यदि डिवीजन है, log m बाई n लिखा हुआ है, सो वी कैन राइट इट log m माइनस log n। ये एक ध्यान रखने की बात है, ये जनरली काम आता है बेटा घूम फिर के। तो यहां पे देखो बेटू, ये एक्सप्रेशन है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो। इसको हम बेटा ऐसे लिख देते हैं, ln ऑफ डिवीजन की फॉर्म में, क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में है, सो वी कैन राइट इट ln ऑफ a0 अपॉन at इक्वल टू kt। यहां से बेटा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ln क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको log में बदलते हैं। ln और log में थोड़ा डिफरेंस है, बट उसकी मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे अपन अभी। सो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू log, तो बेटा इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिमेंबर, यहां के बाद बेटा यहां लिख रहा हूं मैं, वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट लाइक दिस, 2.303 log of a0 upon a8 time t equal to kt. So this is something which we need to remember as a formula. तो ये फॉर्मूला आता है अपना किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 2.303 log of a0 upon at equal to kt। अच्छा बेटा, कई बार ऐसा आता है कि यहाँ पे हम आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन कैसे बदल रही है, तो देखो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे सभी, इस वाले पे बेटा। सो आई कैन राइट दिस, ध्यान से देखना एक बार, ln ऑफ a0 अपॉन at
दिस कैन बी रिटन एज KT बेटा। यहां से यदि हमें log को हटाना है तो बेटा यहां पे e से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस अगेन इन्वॉल्व्स द मैथमेटिक्स पार्ट, बट व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर इज दिस। ध्यान से देखना, आई कैन राइट a नॉट अपॉन a टाइम t इक्वल टू e टू द पावर KT। so a time t can be written as a naught e to the power minus KT। so this is actually the exponential function। थोड़ा पेचीदा है यहां से ये चीज जानना, बट दिस इज अ मैथमेटिकल पार्ट। अगेन बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, याद रखने बेसिस पे ही है, क्योंकि वैसे भी याद रखना पड़ता है बेटा। ln को हटाते हैं तो ये e की पावर में आ जाता है, log हटता है एक तरफ से तो दूसरी तरफ e की पावर में आ जाता है ln जब भी हटता है तो। सो अगेन लेट मी रिपीट, यहां तक एग्जैक्ट सेम चीज है, बस इंटीग्रेशन अलग तरीके से हुआ है। बाकी एग्जैक्ट रिपीटिशन है, इफ यू विल सी एग्जैक्ट रिपीटिशन, वही इंटीग्रेशन किया, पावर रखी, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आया। सेम रिपीटिशन इज गोइंग ऑन बेटा। इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए, और एक दो एक्सप्रेशन हमने निकाल लिए। तो एक बात समझ में आती है, क्या कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज कर रही है, कैसे कम हो रही है? सोच के देखे बता सकते हो तो। इज इट लीनियर डिक्रीमेंट? सोचो जरा जल्दी से। अरे लीनियर का मतलब समझते हो ना? क्या बेटा ये लीनियर गिर रही है क्या? हे भगवान Yes, sir. बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखो ये दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज नॉट डिक्रीजिंग लीनियरली। ये लीनियर डिक्रीज नहीं कर रही है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है। अभी ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे इसके। सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बिल्कुल है थोड़ी सी, बट ये इतना बहुत डिटेल नहीं जाते बेटा। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें थोड़ी याद ही रखनी पड़ती है। यदि मैथमेटिक्स अच्छी है, हमें ये चीजें पता है, देन वी कैन understand it more in a more better way, but few things we will have to remember। so this is actually exponential function। तो बेटा exponentially decay करती है, this is not a linear function, this is exponential। तो ये एक तो छोटी सी बात हो गई ध्यान रखने की। सो व्हाट इज इट? जनरल हमने रेट को लिखा, इंटीग्रेट किया, जस्ट मैनिपुलेशन है, सारा मैनिपुलेशन है। ये कुछ ध्यान रखने हैं फॉर्मूले, और ये दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने के हो गए यहां से, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 log a नॉट अपॉन AT इक्वल टू KT एंड AT इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस KT। तो बेटा पहले क्विकली इसको लिखो, देन फिर आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज रेस्पॉन्ड, एटलीस्ट बोला तो करो, कि एक दो बच्चे बोलते हैं ना, हम बोलते हैं न रिप्लाई करते हैं न काम करते हैं, पता नहीं कैसे ये काम चल रहा है। राइट इट डाउन क्विकली। सर कल से समर वैकेशन स्टार्ट हो गई। वेरी गुड। कब तक दिए? 1 मंथ? यस सर। चलो बढ़िया है। अच्छा है बेटा, पढ़ाई करो, थोड़ा आगे निकल जाएंगे। यस सर। सेम डेरिवेशन आगे चल के फिजिक्स में भी आएगा, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस।
एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन, बस नामकरण दूसरे हो जाएंगे वहां। जल्दी से लिख लो बेटू। लिख लिया बेटा? यस सर। जिन्होंने लिख लिया बेटा वो टी हाफ निकालने की कोशिश करे, हाफ लाइफ। कैसे करोगे? ए नोट की वैल्यू मान लो एक्स है कुछ, तो ए टी की वैल्यू हो जाएगी x/2 टी हाफ पे। तो सॉल्व करके निकालो जरा। टी हाफ निकालने की कोशिश करो बेटा। हाफ लाइफ रिएक्शन की निकालने की कोशिश करें। आगे बढ़ूं मैं? चलो देखो, सभी बच्चे टी हाफ निकाले बेटा। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से करो देखें। टी हाफ पे कितना हो जाएगा? आधा खत्म हो जाएगा, तो x का आधा खत्म हो गया तो बचा x/2। एक्सप्रेशन में रख दो बेटू। एक्सप्रेशन क्या था? यूजिंग ln a0 अपॉन at इक्वल टू के टी की जगह टी हाफ आ जाएगा। चाहे तो बेटा टी हाफ वैसे लिखो या टी कैपिटल यूज कर लो। बता दो वेयर टी इज टी हाफ लाइफ। तो टी की वैल्यू देखो कितनी आ गई बेटा? ln ऑफ x अपॉन x/2 अपॉन k। So this comes out to be ln 2/k. समझ आई क्या बात? ऐसे याद रखते हैं बेटा हम इसको। ln 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा 0.693। एक चीज देखो एक बार, सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान देंगे। कैसे किया सर? t इक्वल टू 0 पे मान लिए तो हाफ टाइम तक आधा खत्म हो जाता है, तो आधा बच गया। देखो
वैल्यूज रख दी इसमें, और ये ln2 आ गया बेटा सॉल्व होके। अब हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर की है दैट कम्स आउट टू बी ln2 बाई के। बेटा यहां से एक बात बहुत अच्छी समझने की है, क्या समझ आ रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के तुम्हें? जल्दी से बताओ जरा। क्या ये कांस्टेंट है हाफ लाइफ? अरे इतना तो समझ सकते हो देख के बेटा, ln2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, k रिएक्शन कांस्टेंट होता है, क्लियर? रेट कांस्टेंट, सॉरी। तो क्या ये हाफ लाइफ कांस्टेंट आ गई? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो बेटा हाफ लाइफ कांस्टेंट आ गई, देखो। इफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोटिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें हाफ लाइफ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन के, बट यहां पे हाफ लाइफ देखो कांस्टेंट आ गई। आई एम गोइंग टू पुट अ नोट हियर, ध्यान से देखना बेटा। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a very very important note, first order reaction is constant। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो होती है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यदि तुम्हें समझ में आया ये, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी रिजल्ट के बेसिस पे। मान लो बेटा आपको दिया गया है इनिशियली 20 मोल पर लीटर थी बेटा कंसंट्रेशन, उससे 10 मोल पर लीटर होने में आपका टाइम लगता है बेटा 5 मिनट का। तो मैं क्वेश्चन है मेरा कि यहां से आपका 2.5 मोल पर लीटर तक होने में कितना टाइम लगेगा? दिमाग लगाओ जरा। ओरल क्वेश्चन है, मतलब ओरल ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ समझ पाओगे तो। क्या समझे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और ये दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इट इज गिवन दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर क्वेश्चन देके पता कैसे लगा सर कौन सा ऑर्डर का है? नहीं, वो दिया रहेगा बेटा, हमें टेंशन मत करो, दिया रहेगा। या तो रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता चलता है, या दिया रहता है, या पूछते हैं ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या है वो धीरे धीरे सीखोगे निकालना, समझ गए? जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था मैंने आपसे ऑर्डर क्या है। गुड। यस सर। तो वो सीख जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिया हुआ है, बताओ कितना टाइम लगेगा 10 से 2.5 बचने में? So आसान? 7.5. नहीं बेटा, दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करो, थोड़ा सा और, थोड़ा तो सही सोच पा रहे हैं। बेटा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? आधा होने का टाइम। अब सोचो, और आधा होने का टाइम इसमें फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट रहता है। So 5 minutes. नहीं, एनीवन एल्स? और कोई ट्राई नहीं कर रहा क्या? 7.525। ना, बहुत आसान है बेटा, पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे। चलो देखो बेटू, बेटा कॉमन सोचो, आपका 20 से 10 हो गया 5 मिनट में, तो ये 5 मिनट में इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस 5 मिनट? क्या आधे होने का टाइम दिया हुआ टाइम है? ऑफ रिएक्शन। यस सर। आधे होने का टाइम, टाइम नहीं, आधे होने का टाइम दिया हुआ है बेटा। सो व्हाट इज दिस? आपको साफ साफ गिवन है, हाफ लाइफ रिएक्शन की दे दी बेटा, दिस इज टी इज इक्वल टू 5 मिनट। तो बेटा हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की कांस्टेंट रहती है, तो अब देखो 10 से 5 होने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 2.5 10 से 5 होने में मिनट। बेटा, क्या फिर से आधा कर रहे हैं? क्या टी टाइम लगेगा? यस सर 5 मिनट। और 5 से 2.5 होने में कितना लगेगा? फिर 5 से टी मिनट। टाइम लगेगा। तो 15 मिनट। 10 से 2.5 नहीं बेटा, हमने ये टाइम पूछा है 10 से 2.5 का, तो 10 से 2.5 होने का टाइम कितना लग जाएगा? तो जो आंसर है 10 दिस मिनट। इज इक्वली 2 टी।
दैट इज 10 मिनट्स। अरे बहुत कॉमन सी बात है बेटू, वापस समझो। हमें डेटा जो गिवन था ना उससे दिमाग लगा के हमने निकाल लिया कि 5 मिनट हाफ लाइफ है, दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, साफ दिख रहा, आधे का टाइम दिया हुआ बेटा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, तो 10 से 5 होने में कितनी देर लगेगी बेटा? टी टाइम। फिर 5 से 2.5 होने में अगला टी टाइम। सो यहां से यहां तक पहुंचने में 2 टी टाइम्स लग जाएंगे, तो आंसर इज 10 मिनट्स। और शुरुआत से मैं पूछता कि 20 से 2.5 होने में कितना लगेगा, तो आंसर क्या आता? 15 मिनट्स। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। लिखो जल्दी से इसको, क्विकली राइट इट डाउन। बेटे ट्रिकी सवाल आते हैं, बेसिक कर लेते हैं बच्चे। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन फिर भी कर लोगे, अभी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन पे भी करवाऊंगा वैसे मैं खूब सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे कर लेंगे अपन, डोंट वरी। बट बात यह है कि वो चीज़ हमें दिमाग में होनी चाहिए बेटा, कि कैसे हम ये सोचे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो समटाइम्स। जस्ट जो नोट लिखा था बेटा उसी पे क्वेश्चन करवा दिया मैंने। सर डन। बेटा थोड़ा समझो, देखो ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए कि हमें जैसे कि हाफ लाइफ दे दे और कुछ ऐसा पूछ रहा है बेटा जो तुम्हें नजर आ रहा है कि यार ये तो आधा आधा होने से हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हाफ लाइफ से सोचना चाहिए। जैसे समझो मैं आपको बेटा मान लो शुरू में 100 वैल्यू दे दूं कंसेंट्रेशन की, और मैं आपसे पूछूं कि कंसेंट्रेशन कब 25 हो जाएगी, तो तुरंत दिमाग लगा लो आधे के फैक्टर्स में आ जाएगा 25। तो 100 से 50, 50 से 25, 12.5 पूछता तो भी वो टूट जाता, उसका कुछ फ्रैक्शन पूछता तो भी टूट जाता। तो ऐसे सोच लिया करो कि क्या वो डायरेक्ट डिवीजन या हाफ का फैक्टर्स में तो नहीं आ रहा, यदि आ रहा है तो तुरंत आंसर आ जाता है। गुड, आगे बढ़े। यस सर। चलो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं क्विकली, फिर और ये क्वेश्चन मैं करना सिखा रहा हूं, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस तुम करोगे सब। चलो बेटा, so the question goes like this: find time to complete 75% of first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, 75% होने में कितना टाइम लगेगा। एंड करंटली बेटा मैं के की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है बेटा, इन टर्म्स ऑफ के ही आंसर छोड़ देना, बाकी के की वैल्यू जैसे हमें दी रहेगी। एक और बात बेटा, कई बार एग्जाम में इतना सा लिखा आता है, ध्यान से देखना, फाइंड टी 75% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, पहले मैं मतलब समझाता हूं फिर क्वेश्चन करना सिखाते हैं कैसे करेंगे। तो आपसे बेटा जब ये पूछा जाता है, जैसे कि ये लिखा आ गया, तो पहले इसको रीड करना सीखो। मैं कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए बेटा Tx%, तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा? टाइम टू कंप्लीट X% ऑफ द रिएक्शन।
x% ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसको कैसे रीड करूंगा? अब वो छोटे टी की जगह बड़ा टी भी दे सकते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टी 75% को कैसे रीड करेंगे हम? टाइम टाइम टू टू कंप्लीट कंप्लीट 75% 75% ऑफ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन। तो 75% रिएक्शन होने का टाइम हमें बताना है, के की टर्म्स में बोला है बेटा। तो मैं कैसे करूंगा देखो बेटू, हम मान लेंगे ऐसे सवालों में लेट ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है 100। तो बताओ आफ्टर 75% कंप्लीशन कितनी बचेगी? 75। नहीं, कंप्लीट हो गया बेटा, 75 तो कंप्लीट हो गया। 25. तो 80 कितना हो जाएगा? 25। क्या बात समझे क्या बेटा? यस सर। 100 था, 75% तो कंप्लीट हो गया ना। दिस इज द टाइम टू कंप्लीट 75, तो 75 इसमें से खत्म हो गया, तो बचा यस कितना? सर, 25 पार्ट बच गया। तो 25 बच गया बेटा 100 में से। क्यों मैंने 100 क्यों माना, कौन बताएगा इनिशियल? ताकि परसेंटेज निकालना हमारे लिए चुटकियों का काम हो जाए। आया समझ में? तो 80 हो गया बेटा 25। अब क्या करें सर? फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाया? आओ, फॉर्मूला हमने फर्स्ट ऑर्डर का सीखा है बेटा, 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80 इक्वल टू के टी। यही तो टाइम निकालना है। जो जिसपे 75 हो जाए तो इसको चाहो तो 75% लिख सकते हैं बेटा। वैल्यूज पुट कर दो। तो बेटा 2.303 लॉग ऑफ 100 अपॉन 25, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू के की टर्म्स में चाहिए तो की टेस्ट 75%। तो बेटा यहां से देखो टी 75% कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 2.303 लॉग ऑफ 4 अपॉन के। सो दिस इज द आंसर। बाकी वैल्यूज दी रहेगी। कुछ वैल्यूज बेटा आप हमेशा याद रखो, मैं लॉग को सॉल्व करने के भी ट्रिक्स बताऊंगा। हमें दो वैल्यू हमेशा याद रखनी है। log 2 की वैल्यू होती है बेटू 0.30 अप्रोक्स। log 3 हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं बेटा 0.47, ठीक है। और log 10 को अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 1। और एक फॉर्मूला हमेशा काम आएगा जो पहले बता चुका हूं, उसके अलावा बेटा log के अंदर मान लो किसी नंबर की पावर में कुछ है, तो ये पावर log के बाहर आ जाती है ऐसा। तो ये एक, तो ये तीन वैल्यूज याद रखो, इससे सारी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो अब बताओ ये log 4 को कैसे निकालूं मैं? क्या बेटा log 4 को देखो कैसे लिख सकता हूं, यहां निकाल के बताता हूं। 2 की पावर 2. log 4 है बेटा, तो वी कैन राइट इट log 2 की पावर 2, क्योंकि हमें log 2 पता है कितना होता है। तो बताओ ये रूल लग जाएगा यहाँ पे log 4 को लिखने में। वैसे बेटा देखो जिनके कैलकुलेटर चलेगा, बट फिर भी हमें थोड़ा जल्दी जल्दी देखना है, कुछ गड़बड़ ना है, तो हम नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2 log 2। एंड व्हाट इज log 2? log 2 ये याद रखना है आपको बेटा, log 2 इज 0.30, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.60। तो चाहो तो बेटा यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं हम 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.60 अपॉन के। तो ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। गुड, क्या समझे क्या? टी 75% कैसे निकालोगे? यस सर। कि कुछ भी परसेंट निकाल दोगे? कितना भी परसेंट पूछूं मैं? बताओ जल्दी से, निकल जाएगा ना बेटा? यस सर। चलिए, तो जल्दी से ही लिखो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को करने के लिए। सर ए नॉट को हर बार सर 100 मान के करना है ना? क्या बेटा? हाँ हाँ, एन नोट सर हमेशा, ए नॉट को हाँ 100। बिल्कुल बिल्कुल 100 मान लेना बेटा, बहुत आसान हो जाता है 100 मानने से, है ना। यस सर।
बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चंस में यदि log में अटक जाता है तो जरूरी नहीं आप हमेशा log की वैल्यू निकाल पाओ, तो log में भी हम छोड़ सकते हैं। मैं स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चे, यदि log में फंसता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव आंसर इन द टर्म्स ऑफ फाइनल log। रिटर्न आगे बढ़े। यस सर। अभी एक क्वेश्चन करेंगे बेटा जिसमें एक हिंट है, वो मैं अभी बताऊंगा, उस हिंट को लेके सॉल्व करना। देखो, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द सेम पैटर्न, तो अभी उस पर बात करेंगे बेटा। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटे, लैंग्वेज में आता है, कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। फाइंड टी 99.9% अपॉन टी 99%। समझो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। वो बड़ा सा कुछ दे देंगे, पहले तो रिएक्शन रिएक्शन दे देंगे, फिर बोलेंगे दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर लिखेंगे फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% टू कंप्लीशन ऑफ 99%। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो व्हाट दिस टर्म यस सर। रिप्रेजेंट हियर कि 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है और 99 होने में कितना टाइम लगता है, उसका रेशियो निकालना है आपको। प्लीज नोट, ये पूरा यहां तक सॉल्व मत करना अलग अलग को, दोनों के लिए केवल यहां की टर्म्स लिखना और डिवाइड कर देना, तो जो भी फर्जी फालतू चीजें वो सारी कट जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या? हिंटेज सब कुछ इतना मत लिखना, दोनों के लिए ये फर्स्ट वाली लाइन लिख के फिर डिवाइड कर देना, तो अपने आप रेशियो आ जाएगा, बाकी सब कट पिट जाएगा। गुड। यस सर। लेट्स सी कौन पहले आंसर करता है। दिस इज द रेशियो यू नीड टू फाइंड। अगेन कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं बोल देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर है ना, अंडरस्टूड है। डू इट क्विकली। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा। वैल्यू बस चेंज होती है, 99.9 की जगह 99 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 99 की जगह कुछ हो जाएगा, 75/50 का रेशियो पूछ लेते हैं, 80/60 का रेशियो पूछ लेते हैं। मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन। सर के की टर्म्स में निकालना है ना? कट जाएगा बेटा के, ओके सर। सब कट जाएगा, एक बहुत प्यारा आंसर आएगा, मतलब जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स वो कट जाती है। इसलिए तो बोल रहा हूँ पूरा सोल्व मत करो इंडिविजुअल को, जस्ट राइट द नॉर्मल टर्म्स फिर डिवाइड कर दो। हिंट आई हैव गिवन, तो जल्दी से करो देखें। थ्री मार्क्स के लिए पूछती है बेटा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड।
So 1:1. अरे बेटा कैसे आएगा, खुद से ही सोचो बेटा। 99.9% और 99% का टाइम सेम कैसे हो सकता है बेटा, बताओ। Sir, 10:1. नहीं, किसी भी तरह सेम नहीं हो सकता बेटा ये तो। लगाओ दिमाग, सॉल्व करो। So 1:1.9. ना ना, ऐसा भी नहीं आएगा कुछ बेटा। अच्छा आंसर आएगा। Sir, log कट जाएगा ना? 3:1। हाँ नहीं, लॉग को सॉल्व करके देखो बेटा, लॉग सॉल्व होके कटेगा, मतलब कुछ सिंप्लीफाई बन के। सर 3:1। ना, गड़बड़ कर दी कुछ तो। पक्की बात है न्यूमरेटर बड़ा आएगा बेटा, जिनका भी यदि डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है वो तो 100% गलत है। आंसर में ऊपर बी यदि आंसर है तो ए विल बी ग्रेटर देन बी। एनीवे ये होना ही होना है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? अरे बताने के बाद तो आना चाहिए बेटा। सर 1:3। बेटा वही तो बोल रहा हूँ, ऊपर तो बड़ा ही आएगा नंबर। 3:1 सीम्स मोर अप्रोप्रिएट। 1:3 तो कभी नहीं आ सकता। 99.9 में सर ज़्यादा ही आया टाइम तो लगेगा वही ना। था सर 3:1। नहीं, 3:1 आंसर नहीं है लेकिन। Sir, 3:2. हाँ आ गया आंसर भाई। 3:2 इज द आंसर। सर मैं 99% को सर मैं 90% लेके सॉल्व कर रहा था। हाँ 90% का आंसर तो 3:1 ही आएगा शायद। दिस इज 99% बेटा, 90 नहीं है। और किसी का आंसर? सर सही आ गया सर मेरा 3:2। सर log 1000 अपॉन बिल्कुल log बेटा। 1 और कोई लोग? मींस log 10। 100 बेटा। और यस बच्चे सर। बेटा जल्दी आंसर करो। थिंक ऑफ इट, डू इट क्विक। आसान है बहुत, करोगे तो बिल्कुल 100% होगा। दो पार्ट्स में तोड़ लो बेटा। तो पहले के लिए यदि ए नोट को 100 लूँ तो 80 कितना हो जाएगा बेटा? 99.9% है, तो 100 में से 99.9 गया 0.1। तो 0.1 बचेगा। इसी तरह केस 2 में यदि ए नोट को 100 लेता हूं तो 80 कितना हो जाएगा जी? 1। 1 होगा। ये आ रहा है सर मैं समझ उसको में? 10 लेके कर दिया था उसको मैंने पहले। और बच्चे बेटा रेस्पॉन्ड करें प्लीज। इज इट गेटिंग क्लियर? जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे लिखा मैंने ये 0.1 या 1। अरे परसेंट तो समझते हो ना? बताऊं मैं सिखाऊं? मैं सिखा दूंगा, बता दो। नहीं आ रहा परसेंटेज समझ में तो, कि 100 को 99% 99.1% खत्म करके 0.1 कैसे लिखा? नहीं सर ठीक है, 99% लेके कर दिया था मैंने एक मिनट। क्लियर है ना बेटा? यस सर। 99.9 खत्म हो गया तो 100 में से इसको माइनस कर दो तो ये 0.1 बच जाएगा बेटू, है ना? तो अब इक्वेशन लगा दो दोनों के लिए अलग अलग। यहाँ पे इक्वेशन लगाऊंगा तो 2.303 लॉग ऑफ बेटू देखो ए नोट अपॉन 80, दिस इज 0.1 इज इक्वल टू के, इसको लिखेंगे टी 99.9%। और इस तरफ के लिए इक्वेशन जब लिखूंगा तो 2.303 लॉग ऑफ 100 अपॉन 1 इक्वल टू के टी 99%। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा है तो क्या करो, कॉल इट इक्वेशन 1, कॉल इट इक्वेशन 2, जस्ट डिवाइड देम 1/2। तो देखो 2.303 से 2.303 गया, कैसे के गया, बचा क्या? ऊपर में ये बचा, तो बेटा ये 0.1 को लिख सकता हूं देखो 1/10। ये इसका पॉइंट हटा के 1 0 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बचा log 1000
और नीचे बचा log 100। तो बेटा log से लोग डायरेक्ट नहीं काटते, इसलिए आंसर 10 आ गया था पहले। सही सोचा ना मैं? Yes, sir. हाँ, log से लोग डायरेक्ट नहीं कटता बेटा। तो अब कैसे सॉल्व करें इसको? तो सर हमने रूल देखा है, इसको 10 के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो क्या करेंगे, क्योंकि log 10 1 होता है, हमने इसको लिख दिया 10 की पावर 3, डिनोमिनेटर को लिख दिया 10 की पावर 2। ये डिजायर्ड चीज है, दिस इज इक्वल टू 3 बाहर आया, यहाँ से 2 बाहर आया, और log 10 1 होता है, वैसे तो कट ही जाएगा, अब सेम चीज है तो इंटू 1 इक्वल टू t 99.9% अपॉन t 99%। आ रहा है समझ में? यस सर। अब बेटा देखो, वेराइटी सेम है, अब इस पे कोई भी पूछ ले तुमसे, अब मैं बदल के 60 कर दूँ, 75 कर दूँ, न्यूमरेटर में 90 कर दूँ, डिनोमिनेटर में 95 कर दूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बस लोग यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। समझ में आ रहा है ना भाई? देयर इज द ओनली डिफरेंस दैट इज गोइंग टू मेक। बोलते भी नहीं है बच्चे। व्योम, निजा, बेटा जा रहा है दिमाग में क्या, या केवल मैं या कुछ एक दो बच्चे जो कर रहे हैं वही समझ रहे हैं? बेटा देखो, थोड़ा सा टिपिकल है, बट इतना नहीं है कि हम बिल्कुल ही ना कर पाए। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज है। देखो, आपको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने में जाना चाहिए बेटा। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? कर लोगे ना? यस सर। चलो एक चीज पूछते हैं, मैं चाहता हूं बिना पेन चलाए आंसर करना है, और कोई बोले ना, चैट सेक्शन में मैसेज कर देना विदाउट पेन का यूज किए बिना, और कर सकते हो। आई एम आस्किंग ए फुलिश क्वेश्चन, मैं चाहता हूं विदाउट पेन के यूज के आंसर करें। एंड बिलीव मी, यू ऑल कैन डू दिस विदाउट यूजिंग द पेन। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पेन यूज करके सब कर दोगे? प्लीज थिंक एंड ट्राई टू डू इट विदाउट यूजिंग पेन। सोच पाते हो क्या? हिंट, थोड़ी देर पहले नोट लिखवाया जो। मुझे पता है बेटा, सॉल्व करके सब कर दोगे। सॉल्व मत करो प्लीज, डू नॉट सॉल्व। आई नो सॉल्व करके 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में। थोड़ा दिमाग भी लगा लो। वैसे इसको सॉल्व भी कर लेना, बट मैं चाहता हूं दिमाग लगा के आंसर देखे आता है क्या। एनीवन हु इज 2 गेटिंग दिस? रेशियो 1। हाँ, सॉल्व करके दिया है या वैसे? नहीं सर, इजी था, हो गया था, क्योंकि ऊपर 25 था, नीचे 50 था, तो ऊपर log 4 बच गया, नीचे log 2 बच गया। अच्छा, मतलब उसी इक्वेशन के टर्म्स में सोचा। चलो देखो बेटा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि वो आंसर नहीं मिल रहा मुझे, चाहता हूँ बेटा कॉमन सेंस देखो। 75% रिएक्शन कंप्लीट होना और 50% कंप्लीट होना। सर 50 का आधा 25 वैसे वाला तो क्या? देखो बेटा, क्या 50% कंप्लीट होने को टी हाफ बोलते हैं? अरे होती है नहीं हाफ लाइफ? यस सर। तो बेटा 75% कंप्लीट होने का मतलब है 25 बचा है, तो मतलब 50 का अगला आधा और टूट गया, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर 2 रेशियो यस बना सर। जाएगा। हमें जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन की, हालांकि बोर्ड में आएगा तो कैलकुलेशन करके करना है, बट वो टाइम सेइंग ऐसे क्वेश्चंस बेटा कई बार आ जाते हैं, तो कई बार यदि कंपटीशन एग्जाम पूछ लेता है तो वी कैन ओरली फिनिश दिस। कॉमन सेंस लगता है बेटू 50% कंप्लीट होने में यदि टी टाइम लगता है, तो 75 मतलब क्या हुआ, 50 के बाद और 50%, तो उसमें टू टाइम्स ऑफ 50 हाफ लाइफ लगेगी, तो आंसर ही आ गया अपना बेसिक्स। एनीवेज, इसको डिटेल से सॉल्व कर लेना बेटा ऐसे, ठीक है? सर आंसर है सर हाँ, 0.82281 किसका बेटा? 6181। किसका? सर ये सॉल्व करने के बाद का। अच्छा नहीं नहीं, सॉल्व करके ऐसा इतना गंदा नहीं आएगा बेटा, जो भी आएगा 2 रेशियो 1 आएगा।
सर 0.60 सर डिवाइड log बाय 25 अपन log 50 कैसे 0.30 किया था? आएगा। क्या? अरे बेटा log 25 नहीं होगा, ऊपर होगा 100/25 log 4। ऊपर log 4 आएगा, नीचे log 2 आएगा। अरे हाँ सर, गलती कर दी। हाँ, डायरेक्ट गड़बड़ियाँ मत करो, 75 डे के 75 वगैरह मत करो बेटा, 75 के वैसे मत करो। इन एनी वे प्लीज सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। आंसर विल बी 2:1। डन, आगे बढ़ू मैं? यस सर। चलो, ग्राफ्स। रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, क्या रिश्ता होता है रेट और कंसंट्रेशन का फर्स्ट ऑर्डर के लिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर इज इक्वल टू के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बेटा। तो ग्राफ कैसा बनाऊं? स्ट्रेट लाइन बना दूं क्या ऐसी? आ रहा है क्या समझ? पहला ग्राफ कैसे बनाया? Yes, sir. टाइम के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिश्ता होता है? थोड़ी देर पहले रिश्ता बताया था बेटा, 80 इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, तो बेटू यहां से जो रिलेशन आएगा, इनिशियली कितनी थी ए नॉट टी इक्वल टू 0 पे, तो ए नॉट से शुरू होती है और एक्सपोनेंशियल डिके, और एक्सपोनेंशियल डिके के ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। बट रिलेशन ये था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, आई होप यू रिमेंबर। ये रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऐसे सर आपने कहा था कि एक्सपोनेंशियली कम होगी। हाँ, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है बेटा, लीनियर नहीं है, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। तो ये एक अलग तरह का फंक्शन है। यस सर। गुड। रेट का टाइम के साथ कैसे बनेगा? अब बिल्कुल बोले ना, खुद से एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाए कि रेट को यदि मैं टाइम के साथ प्लॉट करना चाहता हूं तो उसका आंसर कैसा बनेगा। सोचे और आंसर करने की कोशिश करे, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे हल्का सा बस जोर डालना, आंसर आ जाएगा। टी हाफ, अरे ये क्या कर दिया मैंने, टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ। चलो देख लेते हैं बेटा, रेट और टाइम का क्या रिश्ता होगा। रेट और टाइम का रिश्ता होगा के इंटू ए, और ए है बेटा किसी भी टाइम पे ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो अब बता दो क्या रिश्ता होगा रेट और टाइम का। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स नहीं बेटा, एग्जैक्ट वही ग्राफ होगा जो दूसरा वाला बनाया है, बस स्टार्टिंग वैल्यू वगैरह डिफरेंस होगी। एक्सपोनेंशियल डिके। ओके सर। सी बेटा, ये कांस्टेंट है, बाकी सेम वही नेचर है बेटा। सी, रेट का कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस के इनटू ए है, और कंसंट्रेशन के टाइम पे डिपेंडेंस ये है, और रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। ये दो ग्राफ देख के आपके आंसर बनने ही चाहिए थे। रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन और टाइम का ये रिश्ता है। तो जैसा कंसंट्रेशन और टाइम का है, रेट उसी के तो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो क्या रेट का भी ऐसा ही होना चाहिए ग्राफ? यस सर। बेटा सी, यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताता हूं। कई बार सवालों में क्या करते हैं, वो आपको ग्राफ दे देंगे, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं समझा? वेरी टिपिकल क्वेश्चंस, और ऐसे आए हुए हैं और आते भी हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन आने का मतलब होता है थोड़ा टफ सेट होना पेपर, मतलब उस पेपर बनाने वाले का मन में थोड़ा टफ पेपर सेट करना था। तो इसलिए बेटा ये ग्राफ बताया जाता है कि एटलीस्ट दिमाग में तो रहे। कोई आपसे ये नहीं कर रहा है कि एग्जैक्ट रट्टा मार के रखो, बट बेटा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है तो 100% क्लियरिटी है, जीरो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। जीरो ऑर्डर में एक भी ग्राफ एक्सपोनेंशियल नहीं था। आ रहा है क्या दिमाग में? जीरो ऑर्डर के ग्राफ भी बनाए यस थे सर। हमने। तो मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट बेटा 100% रट्टा रहे कि एक्सपोनेंशियल कैसा, बट एक हल्की मेमोरी रहती है ना कि सर बार बार एक्सपोनेंशियल वर्ड बोल रहे थे फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में तो सारे लीनियर टाइप के ग्राफ बनते हैं, तो तुरंत हिंट चमक जाएगा कि नहीं यार ऐसा ग्राफ जीरो ऑर्डर में तो कुछ होता ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर ही होगी ऐसा। जीरो ऑर्डर की रेट का कंसंट्रेशन के साथ कैसा बनता था? क्या रेट कांस्टेंट रहती है जीरो ऑर्डर की?
नालायक हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। Yes, sir. अरे रेट सर कांस्टेंट स्ट्रेट रहती लाइन बनती है सर है जीरो कांस्टेंट। ऑर्डर की बेटा, एक सीधी यस स्ट्रेट सर। लाइन। तो जब रेट कंसंट्रेशन के साथ वेरी कर रही है तो भी 100% हो गया कि जीरो ऑर्डर तो नहीं है। गई दिमाग में बात? यस सर। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। टी हाफ कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा? कांस्टेंट रहेगी। क्या टी हाफ बदलता है क्या? No, sir. नो सर। तो टी हाफ कंसंट्रेशन के साथ कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर में क्या होता था? सर डिक्रीज होता था सर वो। कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ बेटा बढ़ेगा। टी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता था टी हाफ में, है ना? डन। यस सर। चलो लिखो इसे जल्दी से, क्विकली राइट इट डाउन। डन। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये ग्राफ्स हमें पता होने चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो आपके क्लियर रहने चाहिए। उससे फिर आगे बढ़ाते हैं हम कहानी को बेटू। तो एक टर्म आती है हमारे पास, दैट वी कॉल इट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ बेटा, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्टैंडर्ड एग्जांपल से बेटा, और कुछ नहीं। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है बेटा रेडियो एक्टिव डीके। ये हम आगे फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक दो क्वेश्चन बेटा हमें अपनी केमिस्ट्री बुक में इसके मिल सकते हैं। तो होता क्या है बेटू, ध्यान से समझेंगे। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, अब इस पे बहुत डिटेल में नहीं, काम की चीजें सीखेंगे यहाँ। इफ देयर इज एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इट डिकेज यूजिंग अल्फा एंड बीटा डीके। ठीक है, अल्फा या बीटा डीके होते हैं बेटा। और इस रिएक्शन का मान लो बेटू रेट कांस्टेंट जो है हमारा वो है लेमडा। सो दिस इज, यहां से बेटा आपके पास में होंगे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके होने के बाद वो डीके तब तक चलते हैं जब तक नॉन रेडियो एक्टिव नहीं बनते हमारे पास, तब तक डीकेज वाले चलते रहते हैं बेटा। ठीक है। सो यहां से देखो, इस रिएक्शन के लिए मान लो बोला गया आपको बेटा रेट कांस्टेंट। जो ये वाली रिएक्शंस होती हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट को बेटू लेमडा की टर्म्स में दिखाते हैं हम। ठीक है। एंड एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई
एट टाइम टी एट टाइम 0, ठीक है, एंड n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, सोचो जरा। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सब फिट करो इन सबको, इक्वेशंस को, आसान है बहुत। कैन आई राइट एल एन लॉग ही लिख लो ना, 2.303 लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन इक्वल टू लेमडा टी। नहीं समझे कैसे बनाया मैंने? यस सर, बेटा कॉमन समझ गया। सेंस, वहां कंसंट्रेशन होती थी, यहां नंबर आ गया, तो 0 टाइम का ऊपर, टी टाइम का नीचे, और लेमडा टी, बस खत्म। जहां रेट कांस्टेंट को लेमडा बोल दिया। मैं तो क्या बोलता हूँ, अलग से फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट ऑर्डर का लगा देना चाहिए डायरेक्ट। क्या बात समझ रहे हो क्या बेटा? ये यस सर। वही है, वही लिखा हुआ है। ये समझ लो कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आते हैं बस। तो 0 टाइम का जो कुछ दिया होगा सवाल में कि 0 टाइम पे इतना होता है, उसे 0 टाइम वाले की जगह चिपका दो पुराने फॉर्मूले में। टी टाइम पे इतना हो जाता है, उसे टी टाइम की जगह चिपका देंगे, और बाकी सेम फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट दिया रहेगा। अब बोलने के वेरिएबल्स अलग अलग है बस। तो मैं जो बता रहा था बेटा, इनके वेरिएबल्स बदल जाते हैं। वी विल डिराइव दिस एक्सप्रेशन इन फिजिक्स ऑल्सो, तो एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन विल बी देयर। सर सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन सर फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं क्या? हाँ, रेडियो एक्टिव रिएक्शन अपने जो डीके की होती है वो फर्स्ट ऑर्डर ही होती है, बिल्कुल। सेकंड बेटा, स्टैंडर्ड लाइफ का जो ओके सर। एग्जांपल मिलता है दैट इज बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन। ये क्या, ऐसे में एग्जांपल्स ले रहा हूं जिनके एक आध क्वेश्चन टकराएगा बेटा अपनी बुक में, टकरा सकता है ना, जरूरी नहीं टकराएगा भी। तो ये भी क्या फॉलो करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही फॉलो करते हैं ये भी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके टी इक्वल टू 0 पे है, बी नॉट, अब अगेन चेंज कहने के तरीके अलग है, टी इक्वल टू किसी टी टाइम पे हो जाते हैं बी, और रेट कांस्टेंट यहाँ पे बी टर्मिनोलॉजी में बेटा ये लेमडा बोल देते हैं। के भी बोल सकते हो, जी बोल सकते हो, एस बोल सकते हो, जो मन करे बोल दो, डजेंट मैटर एक्चुअली। इसके लिए कैसे इक्वेशन लिखूं बताओ, समझ आ गया था? 2.303 log Three. b नॉट अपॉन b इक्वल टू लैम्डा टी। बस कहने के लिए है ये सब, बस दिखाने के लिए, क्योंकि एक बार क्या होता है ना बेटा, वो आपको क्वेश्चन में बताता नहीं किस तरह की रिएक्शन है। दे विल यूज द वर्ड द रेड इन अ रेडियो एक्टिव डीके, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितना, एंड एट टी टाइम न्यूक्लियाई बिकम्स इतना, फाइंड टाइम या फाइंड रेट कांस्टेंट या फाइंड न्यूक्लियाई आफ्टर टी टाइम। इन बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन दिस हैपेंस, फाइंड दिस। तो फिर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करते हैं। गुड, क्लियरिटी है? यस सर। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी।
सर डन। लिख लिया बेटा? तुम्हें समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। बेटा देखो, चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ही खास बात है, आप बुक के क्वेश्चंस एक बार लगा लो और कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ऐसी चीज है जहां पूरे मार्क्स फाइनल होते हैं। एग्जाम में टफ कुछ भी नहीं होता इसमें। स्टैंडर्ड चीजें आती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बेस्ड आती है। अनटिल अनलेस तुम कैलकुलेशन में ब्लंडर न करो तब तक कहीं मार्क्स कटने का चांस नहीं होता। आपकी थोड़ी भी ढंग की प्रैक्टिस है, और थोड़ी भी ढंग की का मतलब है बेटा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी ठीक से कर लिए। एग्जाम्पल्स भी, इवन मैं तो कहता हूँ केमिस्ट्री में तो बेटा आप एग्जाम्पल्स भी इतने बुक में रहते हैं कि वो एग्जाम्पल्स भी थ्रू कर लो और साथ में आप बेटा ये कर लो तो इजीली आपके कमांड होनी चाहिए और एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे से कर लो तो 90 प्लस इज नॉट अ बिग डील। उतना तो बिल्कुल इजीली होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री बेटा मैक्सिमम पोर्शन आपका स्टैंडर्ड चीज आती है। केमिस्ट्री में कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो चीज फिर नहीं आती है यहाँ पे बेटा। तो केमिस्ट्री में हाँ फिजिक्स वगैरह में आता रहता है, वो डिफिकल्ट भी होता है तो वो देते हैं, बट केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी आता है बेटा। केमिस्ट्री का पिछले हमेशा का ट्रेंड यही है, चाहे आपका किसी भी लेवल का एग्जाम ले लो, हम जेई भी होता है तो वहां पे भी बेटा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आता इसमें। एक दो क्वेश्चन हमेशा होते हैं जेई में, बाकी उतना डेविएट नहीं होता जितना फिजिक्स केमिस्ट्री में हो जाते हैं, वो फिजिक्स मैथ्स में हो जाते हैं। तो कमांड रखो थोड़ी सी तो अच्छा रहेगा बेटा, इजीली चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। थोड़ा तुम बुक्स उठा के देखो अपनी, बिलीव मी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है बेटा उसके बाद अपने एग्जाम्पल्स करोगे तुम, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ ही एग्जाम्पल होंगे जिनमें तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मैक्सिमम चीज़ें तुमसे होने लगेगी, और एक बार जब चीज़ें बन रही है कोशिश करोगे तब होगी। हमारे साथ क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल या क्वेश्चन सर ने बता तो दिया, फिर घर जाके प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हो गया दिमाग से। एक बार बस क्वेश्चंस लगा लो सिमिलर, अपने आप टिप्स पे हो जाएगी वो चीज़। दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। क्विकली बेटा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज, देन वी विल फिनिश दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पार्ट टुडे, है ना। उसके बाद फिर बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस वगैरह, सॉरी ऑर्डर की तरफ चलेंगे, हम ऑर्डर डिटरमाइन कैसे करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, सर कितने ऑर्डर होते हैं वैसे? ऑर्डर कितना भी हो सकता है बेटा एक्चुअल में, ठीक है। हम हमारे लेवल पे बेटा केवल दो ऑर्डर देखते हैं ना, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, बाकी हो कितना भी सकता है, अपने सिलेबस में दो ही है, ठीक है। ओके सर। शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्पेलिंग सही लिखिएगा, शूडो की देख लेना, हमेशा मैं गड़बड़ करता हूँ, EISU, हमें खुद को पता नहीं है चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। यू आता है या ई पहले आता है? जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो बता पाएंगे। सही है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। सर सही लग रही है स्पेलिंग तो। चलो ठीक है बेटा, वैसे भी इतना फर्क नहीं पड़ता, समझ आना चाहिए। शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बेटा देखो क्या होता है। सर सूडो मतलब फॉल्स होता है ना? रिएक्शन विच इज ऑफ हायर ऑर्डर थ्योरेटिकली, कि बेटा थ्योरेटिकली तो जो रिएक्शन है ना वो ज्यादा ऑर्डर की होती है, बट प्रैक्टिकली इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसे समझाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। तो बेटा ऐसी रिएक्शंस जो थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब उनका रेट एक्सप्रेशन हम देखें बेटा या और चीजें देखें तो ऐसा लगेगा कि वो ज्यादा ऑर्डर की है, बट प्रैक्टिकली वो कैसे काइनेटिक्स फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, देन वी कॉल इट शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए बेटा समझते हैं कि कैसे होता है ये, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे कहानी को। तो मान लो बेटा एक रिएक्शन हो रही है A प्लस बी गिविंग अस प्रोडक्ट P, ठीक है बेटू। अब T इक्वल टू 0 पे आपको कहानी ये है, कुछ ध्यान से समझना बेटा, कि A की कंसंट्रेशन तो है 0.1 मोलर, और जो B है ना दिस इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट।
बहुत ज्यादा है ये। तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी रेट जो लिखेंगे ना हम, वो रेट थ्योरेटिकली कैसे लिखी जाती है समझो बेटा। इस रिएक्शन की रेट को मैं लिख सकता हूं k टाइम्स a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ थ्योरेटिकल? यदि रेट को ऐसे लिखते हैं तो लिखा जाए 2। समझ आता है बेटा? इसका थ्योरेटिकल ऑर्डर हो गया 2। बट बेटा ध्यान दो, यदि b बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट है, तो मुझे एक बात बताओ, जब रिएक्शन खत्म भी हो जाएगी तो क्या b के अमाउंट पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? प्रैक्टिकली नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें, यहां देखो, वैसे तो ये समझ जाओगे बट समझो, एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं बेटा। a प्लस बी से मान लो p बन रहा है। शुरू में मान लो ये 0.1 मोलर था और ये बेटा 100 मोलर था, और पूरी रिएक्शन भी करवा दो यदि, ये 0 हो गया, 100 में से 0.1 माइनस करो, क्या 99.9 बच गया, और ये कितना बन गया बेटा 0.1। आ रहा है समझ में? यस सर। तो क्या 99.9 और 100 में मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? क्या अप्रोक्सीमेट सेम ही मान लू इनको प्रैक्टिकल वे में? आर यू गेटिंग इट? तो बेटा यस सर। प्रैक्टिकल वे में हम इनको ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्यों माथापच्ची करनी टू ऑर्डर लेके, जब ये न के बराबर चेंज हो रहा है, इट इज नेग्लिजिबली चेंजिंग। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखोगे बेटा समझ आएगा सब कुछ। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ बेटू, के बी की पावर 1 को साथ में लिखता हूं और a को ऐसे लिख लेता हूं। तो ये जो k इंटू बी की पावर 1 है ना, सिंस कंसंट्रेशन ऑफ b इज नेग्लिजिबली चेंजिंग प्रैक्टिकली, वी अज्यूम कंसंट्रेशन ऑफ b टू बी कांस्टेंट एंड वी राइट इट इन अदर टर्म्स k डैश टाइम्स a, वेयर k डैश इज, ठीक है बेटा। तो रेट क्या बन गई देखो, रेट कैन बी रिटन एज k डैश टाइम्स a, वेयर k dash is equal to k times b, and this k dash can be written as new rate constant। इसको बेटा हम न्यू रेट कांस्टेंट बोल देते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ न्यू रेट कांस्टेंट और शूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो यहां पे बेटा हमारी ये आ गई। तो क्या बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा रिएक्शन बन गया नहीं बन गया रेट एक्सप्रेशन? आ रहा है समझ? सुबह वापस समझा दो, समझ नहीं आ रहा। बेटा ध्यान दो, रेट ये होती है, यहां तक समझ आता है सबको, सेकंड ऑर्डर है। यस मैं बोल रहा हूँ ये यस बी सर। ऑलमोस्ट न के बराबर चेंज हो रहा है, दिस इज काइंड ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जब ये कांस्टेंट सही है तो क्या मैं इसको कांस्टेंट के साथ क्लब कर सकता हूं? आ रहा है समझ में? यस सर। बेटा ऐसे यस समझ, सर। इस बी की जगह मैं 100 लिख रहा हूं, तो के नाई मल्टीप्लाई इट विद के, सो आई एम कॉलिंग दिस के मल्टीप्लाई बाई बी, दिस इज सम फिक्स वैल्यू एज के डैश, जहां के डैश क्या हो गया बेटा के बी, एट देन दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। तो क्या मैं इस पूरे जगह के डैश लिख सकता हूं, जो चीज बदल ही नहीं रही? तो अब क्या बेटा ये यस सर। एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर जैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके लिए बताओ रूल क्या हो जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कैन आई राइट डायरेक्टली 2.303, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80 इक्वल टू क्या लिखूं, के या के डैश, के डैश इनटू टी, दैट्स इट। अच्छा बेटा ध्यान दो, इस 2.303 को लॉग में मिला दूंगा तो ये ln में बन जाता है, वो तुम्हें पता ही है। तो चाहे तो इसे ln a नॉट अपॉन 80 इक्वल टू के डैश टी लिखिए, या 2.303 लॉग a नॉट। मतलब ये मैं ऑलरेडी बता चुका था तुम्हें कि बेटा ln x जैसे है, तो इसको लॉग में बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं, 2.303 टाइम्स लॉग x, ये ध्यान रखिए अलग से। तो ये आ गया एक्सप्रेशन। सो दिस इज नाउ द फर्स्ट ऑर्डर, कंप्लीट कैलकुलेशन सब कुछ हो जाती है। फर्क क्या है, बस इसका रेट कांस्टेंट वो नहीं है जो शुरू में था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा दिमाग में जा रही है बात? Yes.
वापस मैं बताता हूँ, एक बार दोबारा समझे बेटा, एक बार दोबारा समझे, समझते हैं हम ना, इसको करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझो इसको। एक बार के लिए मैं पीछे ले रहा हूँ, देखना बेटा। देखो इधर, सपोज करो कि मेरे पास में, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ बेटा, समझना ना, ठीक है। मान लो ए है और बी है बेटा, ये रिएक्शन करके बनाते हैं सी, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि बेटा टी इक्वल टू 0 पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, इसकी 1 मोलर है और इसके तुम्हारे पास में मान लो 100 मोलर है, और हम तो किसी टी टाइम पे बात करते हैं बेटा, तो इस एक में से कुछ एक्स जाएगा बेटा, के 100 में से एक्स जाएगा, और लेट से एक्स बन रहा है। तो बेटा हम क्या बोलते हैं, सिंस इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट इज एक्स मैक्सिमम, 1। क्या 1 हो सकता है? अरे समझ में आता है बेटा? यस सर। तो बेटा बी की मिनिमम वैल्यू, बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है सोचो, क्या 99? 99। और बी की मैक्सिमम कितनी है? 100। 100। तो क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम, हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट 100। काम खत्म। तो इसको बेटा इसके रेट एक्सप्रेशन में हम इसको मिला के लिख देते हैं। तो हम जो ऐसे किसी रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट मान लो बोलता है के है, तो उसका नया रेट कांस्टेंट बना देंगे हम के डैश, दैट विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई दिस 100, खत्म। बाकी अब रेट अपनी क्या हो जाएगी, रेट मुझे लिखनी है इसकी, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा के डैश के, और फॉर्मूले सारे वही बन जाएंगे जो बनने वाले हैं। क्या बात समझ में आई थोड़ी सी और? यस सर। ऐसे सवालों को करते हैं, और वो कैसे आइडिया लगेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान लूं, क्या ये भी सेंस आता है, कब पता चलेगा, आ रहा है समझ में? किससे? यस सर। जब भी कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो बहुत एक्सेस में होगा, मतलब जिसमें से यदि इसको पूरा पूरा भी माइनस कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा खास, तब मैं उस रिएक्शन को कैसा मान सकता हूं, तब मैं उस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान सकता हूं। क्लियर? यस सर। तो ये बात है बेटा समझने की। तो क्विकली इसे लिखो, ऐसा जनरली कब होता है, व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट। तो जल्दी से लिख लो बेटा इसे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को।